लेक्चर नंबर 24 है CMA का। आपको कल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का, तो उम्मीद है आपने वो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए तो वो कहता है, बेटा बस खामोश हो जाए बेटियों, कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। 2013 फॉर द मंथ नहीं कहा, फॉर द ईयर का है। सारा एक्चुअल डाटा लेंगे, बस एक फिक्स्ड OAR लेंगे जिसका बाद में वेरिएंस एडजस्ट होगा, बाकी सारा एक्चुअल डाटा। अच्छा जी, कहता है पहले एब्जॉर्प्शन से बनानी है तो तकरीबन 7 नंबर उसके होंगे और मार्जिनल से भी बनानी है 7 उसके होंगे। बस बेटा पढ़ो, बस शरारतें नहीं करनी। और वो कहता है प्रॉफिट को रिकनसाइल करेंगे। ठीक है, बस लेक्चर शुरू हो गया, अब आपने हंसी मजाक नहीं करना। क्वेश्चन में वो कहता है XY लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 वर एज फॉलोज। जिस साल की आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसी साल का डाटा आपको दिया हुआ है। हमने किस साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी है? 2013 की। अभी कोई बच्चा लिखता हुआ ना पाया जाए, सिर्फ सवाल देखें या सवाल पे पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं, साथ साथ नहीं अभी हल करना। मैं आपको अभी टाइम दे देता हूँ, उतनी देर में मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, आप फिर हल कर लीजिएगा। अभी पहले देख लें, क्योंकि रीडिंग ऑफ क्वेश्चन की वजह से कई दफ़ा लोग फेल हो जाते हैं बेचारे, इसीलिए सवाल की रीडिंग ध्यान से मेरी तरह ही करनी है। तो जिस साल का आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसी साल का डाटा दिया है। रुपीस पर यूनिट, सर्कल कर लें इसको पेंसिल से या पेन जो भी है, वैसे नोट्स के साथ पेंसिल रखा करें। यानी ये टोटल डाटा नहीं दिया हुआ, ये पर यूनिट का डाटा है। कैलकुलेटर भी साथ ही रखें ताकि, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल यूनिट से या यूनिट सोल्ड से तो रेवेन्यू आ जाएगा। ऐसे ही होता है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है ये। अब क्योंकि रुपए लिखे हुए हैं इसीलिए कॉस्ट है ये, ना भी लिखे कॉस्ट है ये। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 630 रुपए पर यूनिट, तो ये वेरिएबल होती है, सबको पता है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉर्मली 189 ये लिखी है, तो ये भी वेरिएबल है। ये किस साल की रकमें दी हुई हैं? 2013 की। आगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या लिखा हुआ है? अब इसमें फिक्स भी शामिल है क्योंकि इसके आज ना साथ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हुआ है, और आगे ब्रैकेट में इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। कहता है 220 रुपए पर यूनिट के ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जिनमें 40% फिक्स हैं। तो तोड़ लो जरा, इस 220 के आगे 2 एरो बनेंगे, एक इस 220 के 2 टुकड़े होंगे। 220 इंटू 40% 80, उसके बाद 220 में से 88 माइनस भी कर सकते 1, लेकिन मेरी आदत ऐसे नहीं है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ। कोई भी कॉस्ट 100% होती है, कोई भी कॉस्ट जो टोटल दिया है, ये जैसे दिया है वो 100% है। अगर उस 100% में से 40% फिक्स है तो रिमेनिंग 60% वेरिएबल। मैं ये करता हूँ, इससे आपको बहुत जगह मदद मिलेगी। तो आप 220 का 60% करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस भी कर सकते हैं। 220 का 60% वेरिएबल ओवरहेड्स, 220 का 40%, और ये पर यूनिट पे आ रहे हैं। वो जो 88 रुपए पर यूनिट आ रहे हैं ये फिक्स्ड OAR निकाल के दिया हुआ है। फिक्स्ड FOH आपको OAR चाहिए होता है ना पर यूनिट पे, वो ये 88 रुपए निकाल के दिया हुआ है। उसने ब्रेकअप नहीं दिया, ब्रेकअप किया तो पता लगा 88 रुपए OAR है फिक्स्ड ओवरहेड का, या चलो जो भी है 88 रुपए को देखेंगे आगे, ना भी ये लिखता फिर देखते हैं नीचे जाके शायद OAR ना हो। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसको भी तोड़ लें, इसमें 60% फिक्स है तो ये 99 आ जाएगा, और बाकी 40%
66 का वेरिएबल है, ये ब्रेकअप कर लेंगे आप, वेरिएबल अलहदा और फिक्स्ड अलहदा। अदर इंफॉर्मेशन में कहता है ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 12,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो ये एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, वर प्रोड्यूस्ड है ना, विल नहीं लिखा हुआ, तो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। ये पास्ट टेंस पे नॉर्मली जो भी डाटा दिया होगा वो एक्चुअली होगा, ये है, कोई वो नहीं है मैथ, तो इंग्लिश की स्टेटमेंट से पता लग जाता है। तो ये 12,000 यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, मैंने कहा था सवाल में 4 तरह के यूनिट्स हों, कितनी तरह के? ओपनिंग के यूनिट्स, क्लोजिंग सेल, अभी एक आ गया, चलो बाद में आगे देखते हैं। अगली लाइन में कहता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वर 4,000 and 3,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस तरतीब से नाम आए उसी तरतीब से ये यूनिट्स हैं। ओपनिंग के यूनिट्स हैं 4,000, क्लोजिंग का नाम बाद में लिखा गया, रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब, जिस तरतीब से नाम आए हैं उसी नाम से रखने हैं। तो बेटा क्लोजिंग की फिगर दी हुई है 3,000, इस सवाल में कौन से यूनिट्स मिसिंग हैं? तो यूनिट सोल्ड फौरन पता लग गया ये मिसिंग है, ये निकालने पड़ने। आगे चलो, कहता है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो ऊपर आपने 88 रुपए निकाली थी, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी विच इज, ये नॉर्मल कैपेसिटी रेट के लिए होती है। नॉर्मल कैपेसिटी किसके लिए होती है? यहां आके जरा आप देख लें, जी हमारे पास, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जरा देख लो, हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का OAR 88 रुपए पर यूनिट मौजूद है। आया कहां से? वो ब्रेकअप से। ये रकम मौजूद नहीं होती थी, ये तो हम निकालते थे, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो रकम हम निकालते हैं अगर वो दी हो, इसका मतलब है फिर बैक एंड पे रिवर्स जाके इसका मिसिंग डाटा निकालना है कुछ। क्या बात मैंने बोली है? जिस रकम को हम आम हालात में कैलकुलेट करते होते थे OAR, आइंदा के लिए भी बता रहा हूं, अगर उसका जवाब क्वेश्चन में मौजूद है तो आप समझें आपने इस फॉर्मूले को बैकवर्ड सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? कॉस्ट में इसको बोलते हैं आंसर से बैक जाना था, डाटा फाइंड। तो इसके पीछे फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई जवान, फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब या ये रकम निकलेगी, ये रुपए में होता है, या ये निकलेगी। मेरा ख्याल है दोनों में से उसने ये दी हुई है, कितनी? ये आर्ट आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि अगर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो OAR होता है हम निकालते थे, अगर उसने जवाब दे दिया है तो आप समझ जाएं कि जवाब से बैक जाना है। आई कैब, अच्छा हमें कई दफ़ा ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, मैं लेकिन हर दफ़ा जब कोई जवाब मिल जाएगा मैं उससे बैक जाऊंगा। और कई दफ़ा आप कहेंगे सर बैक जाके हमें फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ इस डाटा से, तो मैं कहूँगा यार आदत बनाने से कई दफ़ा छुपा हुआ डाटा पेपर में जल्दी मिल जाता है। आम स्टूडेंट खपरा होता है ये रकम कहाँ है, और वो बच्चा जो मेरी इस बात को फॉलो करता है, आदत बना ली ना, जब किसी चीज़ का जवाब जो हम निकालते थे वो दिया तो बैक जाओ, बैक जाके मिसिंग फैक्ट्स पूरे कर लो। तो अब ये यहाँ x रख के फाइंड कर लो, तो डेफिनेटली जब आप x करेंगे तो ये जो उधर आके क्या हो जाएगा। कई बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट का कायल नहीं हूँ, जवाब दिया हुआ है तो ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट जो रेट के लिए होती है, तो फिक्स्ड FOH वो हमारे मेरा ख्याल आ जाएंगे 88 इंटू 15,000 13। ये सवाल में दिए होते हैं और हम ये रेट निकालते हैं। अब हमने उल्टा जाके जवाब से सवाल बनाया, ये रकम फिर सवाल में देनी चाहिए थी उसको।
क्या जरूरत होती है? बजटेड फिगर की जरूरत रेट के लिए होती है, रेट मौजूद था तभी नहीं दी। आई कैप एक स्टेप आगे आ गया ना, जवाब दे दिया। जब जवाब दे दिया तो डाटा देने की उसको जरूरत महसूस, हमने फिर भी डाटा पूरा कर लिया, यार हमें कोई जरूरत ना पड़ जाए कहीं इसकी 13-20 की, तो फिलहाल इसको साइड पे लिख के छोड़ दें। मुझे नहीं पता ये कहाँ इस्तेमाल होना है, मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता। तो फिलहाल अभी इसको साइड लाइन कर लेते हैं। 12 कितना है ये फिगर? 13-20। यानी अगर मैं इसका आगे सारा ट्रीटमेंट बताना शुरू कर दूंगा तो आप कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से परेशान हो जाएंगे। तो जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ी तो ठीक है, ना पड़ी तो इसको कांटा लगा देंगे। आगे चलें। कहता है ये लाइन पॉइंट है, इसको स्टार बना लें। यानी इस पूरे सवाल में सिर्फ यही एक कॉम्प्लेक्स बात है और ये बात मैथ के अलावा कुछ नहीं है। तो इस लाइन को पढ़ें, मैं किसी एक से इसका मतलब पूछता हूँ, मीनिंग। मुझे ट्रीटमेंट नहीं बताना, मुझे इसका इंग्लिश का मतलब बताना है। जिसको समझ आता है वो ठीक है, हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। तो जिसको इस लाइन का मतलब समझ आता है वो हाथ खड़ा कर दे। फिर मैं बुलेट नंबर 4 वाली जी, ठीक है, आप दोनों को आता है, आपको भी आता है बेटी? अच्छा जी भाईजान, आप बताओ बेटा। हाँ, इस लाइन का क्या मतलब है? सुन लो भाई साहब, ठीक है। हाँ, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? हम किस साल को सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं 2013 को। अब उसने 2013 के साथ किसी पिछले साल 2012 का कुछ इस तरह परसेंटेज का डाटा दिया है। वो कहता है पिछले साल के मुकाबले में ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड। हैव इंक्रीज मीन्स बढ़ चुकी है, आपने नहीं बढ़ानी, बढ़ी हुई है। जो 2013 में ये 88 रुपए है ओवरहेड्स, या वेरिएबल 132 है। जो भी ओवरहेड्स हैं वेरिएबल वाले 132 2013 के हैं और 2000 फिक्स वाले हैं 88। मैं समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, 2013 में 132 के वेरिएबल हैं और 2013 में जो फिक्स हैं वो 88 हैं, फिक्स्ड OAR पर यूनिट। कहता है 2012 के मुकाबले में ये रकम के मुकाबले में ये कितनी बढ़ चुकी है? 10% बढ़ चुकी है। अब आई कैप को ये भी अब बैकवर्ड ही जाना पड़ना है, यानी आपको 2012 की अगर रकम निकालनी पड़ेगी, क्यों निकालनी पड़ेगी? इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक के लिए। पिछले साल का डाटा ओपनिंग के लिए चाहिए होता है। किसके लिए चाहिए? पिछले साल का क्लोजिंग होगा, इस साल का वो, तो पिछले साल के डाटे से ही निकलेगा ना ओपनिंग की कॉस्ट। इसीलिए ये रकम निकाले बगैर ये रकमें, ये तो अभी एक बताइए मैंने। मटेरियल को भी कहा है उसने कुछ, उसने कहा मटेरियल जितना भी 2013 में है मटेरियल, ये पिछले साल के मुकाबले में 5% बढ़ चुका है। मुझे कैसे पता चला? ये 630 इसके नीचे लिखना है। यहां क्यों नहीं लिखा 630 मैंने? क्योंकि वो 2013 की फिगर्स उसने कहा है, 2012 वाली छुपा गया है और 2012 का बढ़ा बढ़ू के जो भी उसने कहा है 13 की रकमें निकली पड़ी हैं। अच्छा जी, अब आगे लेबर भी 5% कहता है। जो यहाँ पे लेबर कॉस्ट है यहाँ 189 है शायद, कितनी बड़ी हुई है? अच्छा जी, सब मैथ लगाओ, ये मैथ है। बोलना नहीं जी, बोलना नहीं, बोलने पे मना है। खुद ये सारी रकमें निकालो प्लीज, बोलना नहीं। मैं किसी एक से पूछता हूँ, बोलना नहीं, खुद करो। आपके पास कैलकुलेटर भी मौजूद है, अक्ल भी मौजूद है, तो ये रकमें खुद निकालो। ये ज़्यादा लोगों की सही होगी लेकिन कुछ की गलत होगी, मैं उनके लिए कराऊंगा। तो आप ज़रा प्लीज़ करें इसको खुद कि 2012 में ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या होगी। जिसका ये गलत होता है उसका बेसिक मैथ खराब है। कॉस्ट का मसला नहीं है ये बेसिक मैथ का मसला है, उसको मैथ ही नहीं आता।
और वो सही हो जाएगा। रूल एक लिखवाऊंगा, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। हाँ जी, सुन लें भाई, सुन लें। आपने कर ली है? कर रहे हैं। कोई एक रकम नहीं निकाली अभी तक? अच्छा, आपने कर ली? कोई एक बता दो जो निकाली है, कोई एक। 111 कौन सी? फर्स्ट वाली। आपने 120 118 फर्स्ट बता दो, चेक कर लो। ये कॉस्ट नहीं है, मैथ है। अच्छा, 1 क्या है? पहली वाली 120 है। अच्छा जी, सुन लें, कुछ लोगों ने ये 120 निकाली होगी, कुछ ने 118 निकाली होगी। 118 या पता नहीं कितनी है, 118 पॉइंट समथिंग। अच्छा, इसमें से एक ठीक है, एक गलत है। गौर से सुन लें। अगर मैं आपसे कहता हूं आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है और उसमें 10% का इंक्रीमेंट लग जाता है, 1 लाख की सैलरी, सैलरी जरा आराम से समझ आ जाती है क्योंकि कल को आपने वसूल भी करनी है। अगर मैं कहूं 1 लाख की सैलरी है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट है, तो नई सैलरी कटो कितनी होगी? आप कहेंगे पुरानी सैलरी 1 लाख जमा पुरानी सैलरी का 10%, तो आ जाएगी नई सैलरी। जिन बच्चों का गलत हुआ है उन सबको ये पता ही नहीं, इंक्रीज या डिक्रीज की परसेंटेज हमेशा पुरानी रकम पे लगाते हैं। नई रकम का 10% नहीं लेना। एक 10 न्यू फिगर है, ओरिजिनल फिगर है, ओल्ड कह दो, ओरिजिनल कह दो। तो अच्छा, 1 लाख रुपया ये बेटा ओरिजिनल फिगर है, हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज हो, डिक्रीज होगी तो माइनस कर देंगे। इंक्रीज या डिक्रीज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओरिजिनल फिगर। ये ओरिजिनल फिगर है, ये रिवाइज्ड फिगर है आफ्टर इंक्रीज रकम है। इसको ओल्ड फिगर कह सकते हैं, 2012 की समझ लो, और इसको न्यू फिगर कह सकते हैं। जो चेंज के बाद वाली होती है उसको न्यू फिगर कहते हैं। एक तो बात यह है कि मैं इस तरीके को पसंद ही नहीं करता, ये बचकाना तरीका है। हमारा तरीका ये होता है, 1 लाख की ओरिजिनल रकम, इसको इंटू 1.10 करो, ये तरीका। ये 1 क्या चीज़ है? पुरानी रकम के लिए 1%, ये बल्कि सॉरी ये लाख जो है, और ये 10% का इंक्रीमेंट 1.10, पुरानी रकम 100% थी, तो इसको करो तो 1/10। आइंदा बाबा किसी ने ये इंक्रीज का तरीका अपनाया तो उसका टाइम ज़ाया होना है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहना, आप खुद ही करें जो समझ आती है। लेकिन आई कैप का आंसर समझने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए, किसी चीज़ को 10% इंक्रीज करना है, ओरिजिनल फिगर इंटू 1.10, तो नई फिगर आ जाएगी। किसी रकम को 5% इंक्रीज करना है, ओरिजिनल फिगर इंटू 1.05। किसी रकम को 5% कम करना है तो उसको 1 में से माइनस करके ना, 1 में से 0.05, 0.95 से तरफ दे देते हैं। बढ़ाना है तो 1 से ऊपर चले जाते हैं, कम करना है तो 1 से नीचे। ठीक है, समझ आ रही है बात? पता लग रहा है? 2% का डिक्रीज है। पूरा फॉर्मूला याद रखे, ओरिजिनल रकम, ओरिजिनल फिगर, ओल्ड फिगर इंटू 0.98। सर जी नवी आ जाएगी। हमारे वाले केस में क्या मसला था? हमारे वाले केस में था ओल्ड फिगर दी कोई नहीं, ओल्ड फिगर नहीं दी हुई, ओरिजिनल फिगर नहीं दी हुई, 10% इंक्रीज के बाद वाली नई रकम दी हुई है। तो अब आपको फॉर्मूला क्या लिखना था? न्यू रकम क्या होती है? न्यू रकम इज इक्वल टू होती है ओरिजिनल फिगर या ओल्ड फिगर इंटू 1.10। जिन बच्चों ने
132 का 10% लेके 13.2 माइनस किया है, वो समझ रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज नई रकम पे बेस करती है। मैथ का असूल है, मैथ का है, मेरा नहीं है, लेकिन मुझे मैथ अच्छा आता है और मैंने सीखा है बहुत। तो इन या आपके क्यूएम में ये नहीं बताते, या बताते भी हैं तो आपको याद नहीं है। अब आपने याद रखना है इंक्रीज डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल रकम पे होगी। ओरिजिनल रकम मौजूद है तो सिंपल है, मौजूद नहीं है तो उसको एक्स रख लो। क्या रख लो? एक्स रख लो, ये जैसे भी करना है। अब मैंने एक्स नहीं रखा, मैंने लिखा ओरिजिनल रकम 10% इंक्रीज थी। अब आप नहीं, अब इसमें रकमें लिखो जरा, ओरिजिनल फाइंड करनी है। ये 1.10 नई रकम कितनी है, तो ओरिजिनल रकम क्या आएगी? ओरिजिनल मतलब पिछले साल की। तो ये जो 1.10 है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? अब कुछ बच्चों ने 100% वाला तरीका रटा होता है, तो जिन्होंने 100% वाला तरीका रटा है बेटा, ओरिजिनल फिगर इज ऑलवेज 100%। ओरिजिनल फिगर इज ऑलवेज 100%, 10% इंक्रीज, सो इट विल बी 110% से 100% पे जाना है। वो तरीका भी ठीक है, लेकिन वो कई लोगों के तो बिल्कुल हिम्मत में नहीं होता। एक्स वाला तरीका यूनिवर्सल है, इसकी जगह एक्स रखो। ओरिजिनल रकम इंटू 1.10 इक्वल टू नया आंसर, दोनों में से ये दिया हुआ था तो इधर से बैक चले जाओ। ए आंदा 120, जिसने भी 118 निकाला है, पता लग गया आपकी गलती क्या है? आपने 132 का लिया 10% और उसको माइनस कर दिया। 132 पे तो वो अप्लाई नहीं हुआ था, जब ऐड हुआ था तब 132 में नहीं ऐड हुआ था, जो भी था एक्स पे ऐड हुआ था। इधर 80 आएगा, होना वही है। 88 डिवाइडेड बाय, इतने 88 रख दो, तय फाइंड करनी है। बात समझ आ रही है? आई कैप ने मैथ टेस्ट किया, सबसे ज्यादा क्यूएम का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट में, और आपका क्यूएम सीधा हो जाएगा। जेड़ा तुसी ओंगा पोंगा पढ़ के आए हो ना, इंशाल्लाह क्यूएम सीधा हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्यूएम का इस्तेमाल इसमें है, लेकिन वो नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा क्यूएम प्रोबेबिलिटी है, वो सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन। जिसकी रेशियो प्रोपोर्शन सही है वो कभी मार नहीं खाएगा कॉस्ट में, मैथ में। जिधर मैथ का पॉइंट आएगा रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज लगा देगा वो बच्चा, और वो कामयाब है। ये असूल अब आपने याद रखना है पूरी कॉस्ट के लिए। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज अप्लाई ऑन ओरिजिनल या ओल्ड फिगर्स, देन आंसर आता है। नई फिगर बाद में आती है, नई फिगर इज द आउटकम, नई फिगर इज वाज नॉट द बेस। बेस हमेशा कौन सी रकम होती है? ओरिजिनल। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, आल्दो ये मैथ है, लेकिन मैं कर जाता फटाफट, ये कंफ्यूज ही रहते हैं लोग, और उसमें वजह है लापरवाही। कभी बैठ के ये फॉर्मूला ही नहीं लिखा कि यार लिख ही ले फॉर्मूला, या कोई असूल लिख लें। असूल क्या है? ओरिजिनल रकम हमेशा वो 100% है, ये ओरिजिनल रकम पे इंक्रीज डिक्रीज बेस करती है। तो ओरिजिनल रकम मौजूद है तो ठीक है, नहीं मौजूद तो जो नई फिगर है उधर से ओरिजिनल तक कैसे जाना है, इसको इधर डिवाइड कर लो। ए कितना होता सी 600 और ये 180। पिछले साल की सारी रकमें मैंने निकाली, ये 5% से निकालनी है। इसमें क्या हुआ होगा? ओरिजिनल निकालनी है, 1.05 होके मटेरियल 630 रुपये आया हुआ है, तो ये 5% इंक्रीज, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, बस खत्म। अब सवाल छापना है। अब सवाल सिर्फ क्या होना है, सुन लें जी। सवाल छापने से पहले वर्किंग 1 होगी, दिमाग में सोचे पहले। वर्किंग 1 होगी, यूनिट्स के डाटे में से सेल यूनिट मिसिंग है, होगी। वर्किंग 2 प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी, बल्कि 2 दफा निकाली जाएगी, 2013 की भी 12 की भी, 12 की ओपनिंग के लिए, 13 की क्लोजिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, वर्किंग 3 तो लाजमी होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल अंडर एब्जॉर्प्शन। वर्किंग 4 वेरिएंस, और वर्किंग 5 कह दो या वर्किंग 4 के अंदर ही वो कॉस्ट ऑफ सेल, वो आपकी मर्जी है। मैं वर्किंग 5 कह देता हूँ कि मार्जिनल की कॉस्ट ऑफ सेल। तो टोटल 5 वर्किंग है, लेकिन पहले फॉर्मेट छाप लें। आज जल्दी करें मेरे साथ, आप लोग करते हैं, मैं अब खामोश हूँ, करना है तो करें। 8वें के बाद जो कौन सा है? 5वां। हाँ, वो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, वो आप करेंगे। तो 8वां करें मेरे साथ जल्दी से, शाबाश। मैंने ट्विस्ट बता दिया है, और ये साइड पे लिखा रहने दे, अभी पता नहीं इसका भी कोई इस्तेमाल है कि नहीं।
आज की क्लास में एक ही लर्निंग थी, वो ये इंक्रीज डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल रकम पे होती है, और पुरानी रकम पे जाना हो तो कैसे जाते हैं। चलें जी, फॉर्मेट बनाएं और रकमें लिखें। सवाल नंबर 8, कंपनी का नाम है XY लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन, और साल है फॉर द ईयर एंडेड। तो मेरे से आगे फॉर्मेट बनाएं या मेरे साथ साथ बनाते जाएं, जिसको याद है वो बेहतर है आगे बनाए। फॉर्मेट पहले लिखेंगे, सेल रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड एफओएच वेरिएंस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग-अलग लिखता हूं मैं। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब ये जो मैं अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूं, यही आपने सीक्वेंस यही अडॉप्ट करना है। पहले ये फॉर्मेट छाप लिया बगैर रकमों के, दोबारा दूसरा फॉर्मेट छापें। ये अप्रोच मैटर करेगी, जल्दी सवाल हल होगा। मैं पढ़ने में बहुत टाइम लगाता हूँ, ज़ाया करता हूँ, ये समझ जो भाई, अब सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा जी। अब दोबारा मार्जिनल का फॉर्मेट छापें, अगर आपके पास इसके नीचे जगह है तो ठीक है, नहीं तो अगले सफ़े पे छाप लें। XY लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अंडर मार्जिनल, रुपीज इन 1000। सेल रेवेन्यू, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस वेरिएबल, क्योंकि जगह कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल बेसिस पे, फिक्स सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिस पे, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर मार्जिनल जी। आ जाए जनाब। इसके बाद ये ए पार्ट था, बी पार्ट में रिकंसिलेशन मांगी है, उसका भी फॉर्मेट बना लें। बी पार्ट में रिकंसिलेशन मांगी है, तो प्रॉफिट की रिकंसिलेशन 2 नंबर होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं लिखना। प्रॉफिट की रिकंसिलेशन, सारा ढांचा बना लें सवाल का। प्रॉफिट की रिकंसिलेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन
एड डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ, एक लाइन छोड़ के, तो ये मार्जिनल के मुताबिक आ जाएगा प्रॉफिट। लो जी, अब हम आएंगे वर्किंग वन पे। अब हम आएंगे वर्किंग वन पे। मैं अगले आप करेंगे ये तीसरे सफ़े पे वर्किंग्स, लेकिन मैं इसी के नीचे कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड कम है। तो वर्किंग वन, यूनिट्स की वर्किंग में सेल यूनिट्स मिसिंग है। लिखें जी, सेल यूनिट्स की वर्किंग 2013 की, यूनिट सोल्ड की वर्किंग, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इक्वल टू सेल यूनिट्स। हाँ जी जी भान किन्ने जी, ओपनिंग के यूनिट्स थे, ओपनिंग के 4000 यूनिट्स, प्रोड्यूस कितने किए थे 12000 यूनिट, चेक करें यही है। और क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने ने 3000, तो सेल यूनिट्स 13000। अगली वर्किंग पे जाने से पहले फिलिंग करो ऊपर, हर वो रकम जो यूनिट सोल्ड पे डिपेंड कर रही है वो फिल कर दो। अगली वर्किंग पे जाने से पहले जहां जहां यूनिट सोल्ड इस्तेमाल होने करो ऊपर इस्तेमाल। लो जी, पहले यहां इस्तेमाल होते हैं। सेल प्राइस 1600 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स। हाँ जी 2000, मार्जिनल में भी छाप लें, टाइम बचेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इससे क्या हुआ, वर्किंग की दोनों फिल होते जा रहे हैं, जल्दी हो जाएगा सवाल। अब ये फाइनल अप्रोच है जो मैं अडॉप्ट करूंगा हर सवाल में। अच्छा जी और कोई जो रकम यूनिट सोल्ड पे बेस करती हो, ये जो वेरिएबल सेलिंग होते हैं ये पर यूनिट पे दिए हुए थे सेलिंग, ये भी यूनिट सोल्ड पे डिपेंड करते हैं टोटल। हाँ जी, वेरिएबल सेलिंग कितने थे 165 का 40%, और ये थे 165 का 60%। ये पर यूनिट पे थे, इनटू यूनिट सोल्ड करना होता है इसमें भी, अगर ये पर यूनिट पे दिए हो, वैसे तो टोटल में होने चाहिए। अगर ये पर यूनिट पे दिए हैं तो इनटू यूनिट सोल्ड 13000 सेल यूनिट्स, ये रकमें भी आ गई दोनों। मेरी बात समझ आ रही है? 165 रुपए का 40% और 60% किया था ऊपर आपने। बेहतर तो ये यहाँ डायरेक्ट लिख लो, लिखते नहीं होते वैसे, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। मेरा ख्याल है एक था 99, ये मेरा ख्याल है 66 था सेलिंग, 13000 सेल यूनिट्स, और नीचे वाला कितना है 99 रुपीज। ये आपने ऊपर ब्रेकअप किया था, ये मिल गया सबको। कहां से लिया? 165 का ब्रेकअप किया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, फिक्स अलहदा वेरी, वो पर यूनिट थे, क्या थे, हमने यहां टोटल लिखने हैं। तो किससे ज़रब देंगे? कल मैंने बताया सारी इनकम स्टेटमेंट यूनिट सोल्ड के लिए बनती है, यूनिट सोल्ड से कटना जरा की आंदा है 85। बेटा आपको नहीं समझ आ रही? वो जो ग्लासेस में बैठे हैं आ गई है। अगला कितना आंदा है 128, इधर भी कॉपी कर लो, मार्जिनल में भी कॉपी कर लो, मार्जिनल में भी कॉपी कर लो।
जल्दी सवाल होता जाएगा, सारा ढिड भर जाना, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल रह जानी एंड पे। हाँ जी, और फिक्स है कहीं पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी एलोपाइन। इसका एक सवाल है, बाद में सवाल तुम्हारा होगा, नाम उसका ले रहे हो। मुश्तरक, यहां तक मसला, कोई मसला? 128.7 है यार, 99 इंटू 13,000 चेक करो, 99 इंटू 13,000, 1300 नहीं, ठीक है आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा, अब हमें वर्किंग टू पे जाना है क्योंकि उसके बगैर तो आगे जा नहीं सकते। तो वर्किंग टू क्या होती है, लिखो जी, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, चलो लाइन निशाने नहीं लगाते। 2012 की पिछला साल, 2013 की, 2012, 2013, 13 की कॉपी करो पहले। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 600 पर यूनिट। अगली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 189, करके बहानी है जी। अच्छा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड मींस वेरिएबल एफओएच 132 रुपए सन। ये 132 कहां से आए थे, 220 का ब्रेकअप किया हुआ था, 220 रुपए का था। ये तीनों जमा करें 9, ये मार्जिनल के लिए आ गई, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल के लिए आ गई, प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट रेट से, और रेट दिया हुआ था 88 रुपए, जमा कर लो। ये क्या आ जाएगा, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन के लिए, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट 10। सिस्टमैटिकली चलोगे तो मसाइल कम है, हबड़ तबड़ डालोगे तो आई कैप के सवाल हैं, इतनी आराम से तो नहीं हाथ लगते हैं, हैंडल नहीं होंगे। 10 यहां तक सब आ चुके होने चाहिए मेरे साथ, या मुझसे आगे हो, मेरे से पीछे जो है वो फिर वो बहुत स्लो कर रहा है। जिस स्पीड पे मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा स्पीड चाहिए आपको। अब ये कैसे निकालना है पिछले साल का, तो वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो दिमाग में लगाना है, और ये फिगर इधर शो करनी है। 630 1.05, 630 डिवाइडेड बाय 1.05, तो 600 रुपये आ जाएगी। 630 से बैक जाना है, तो 630 से बैक नहीं आते होते वैसे, 600 को ही एक्स रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 630 1.05 इधर 189 डिवाइडेड बाय 132 डिवाइडेड बाय 10%। अब ये लॉजिक क्या है, लॉजिक बता आया हूं मैं, दोबारा लॉजिक पे नहीं जा रहा। 600, अगला क्या है 180। तो पिछले साल कितनी सी,
इसमें भी 10% ओवरहेड्स में 10% इजाफा था, 10% इजाफा था ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब दोनों वेरिएबल फिक्स। 88 1.10 लो जी। ओपनिंग पे ये वाला, मार्जिनल में ये, एब्जॉर्प्शन में ये जी। 980 रुपीस पर यूनिट है। ले जी, वर्किंग 2 हो गई। अभी भी हम आगे नहीं जा सकते, वर्किंग 3 करना हमारी मजबूरी है, फिर हम वहां फिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिलिंग नहीं हो सकती। तो वर्किंग 3 करें जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें जल्दी से। क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक सब आ जाएं, मैं पानी पी लूं उतनी देर। जो बात समझ नहीं आ रही पूछ लें, छापा ना लगाए खाली। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करने लगे हैं। वर्किंग 3, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और पहले करने लगा हूं 3.1 अंडर एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट ऑफ सेल अंडर एब्जॉर्प्शन, यूनिट्स, रेट पर यूनिट। ओ बेटियों खामोश हो जाओ प्लीज, अपनी क्लास खामोशी से जारी रखें। यूनिट्स, रेट और टोटल कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक जो 2012 से आया है, कितने यूनिट्स थे? ओपनिंग के यूनिट्स कितने थे? 4000। एब्जॉर्प्शन का पर यूनिट क्या है? एब्जॉर्ब पिछले साल का पर यूनिट 980 रुपए। 980 रुपए। ओपनिंग पिछले साल से क्लोजिंग के तौर पे आया है, तो इसीलिए पिछले साल के डेटे से लेंगे। क्या आती है ये रकम? 1000 कॉमन लेके प्लस करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड एफर्ट एब्जॉर्ब्ड by using OAR। इसमें करंट का मतलब है 2013 का डेटा लेना है। अब 2012 का नहीं, ओपनिंग के बाद करंट 2013 का डेटा लेना है। जी 2013 का डेटा क्या आएगा? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स कितने थे? 12000 यूनिट्स, और एक यूनिट है एब्जॉर्प्शन में 1039। ओहो हाँ, 951, सॉरी मैंने गलत कर दिया। और यहां 12000 यूनिट्स 88। जमा करो ना करो, इधर जमा हुआ वैसे। ए कितना होता है मुंडियो? 11412 10। ये टोटल कर ले बॉक्स बना के। 12। हाँ जी, कई लोग सिर्फ छापा ला रहे ने। ओ छापे वाले हजरात, आपसे रिक्वेस्ट है, आप करो
या मेरे नाल नाल करो, करो पहले। हाँ जी, माइनस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस फाइफो चलता है। फाइफो आम हालात में फाइफो होता है। फाइफो कहता है ये नहीं लेनी, क्लोजिंग स्टॉक इस कॉस्ट पे लेंगे, फाइफो की वजह से। इसके साथ मैं फाइफो लिख रहा हूं, फाइफो की वजह से ये ले रहे हैं जी। कितना आना बेटा? एलो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ओपनिंग प्लस ये माइनस ये, एलो ये आगे छापा लाओ थे 1313271। पहले 7529 वेरिएंस से पहले, वेरिएंस से अब सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है और वेरिएंस निकालना है। तो मैं मार्जिनल से भी कॉस्ट ऑफ सेल निकालने लगा हूं जल्दी से जी। ये मार्जिनल की लिखने लगा हूं। ये सवाल रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। जब मैं आपको कह दूं अच्छा है तो ये रिवीजन में लाजमी करना है। हाँ, ये जब मैं टेस्ट कहता हूं ना तैयार करो, तो ऐसे सवाल जो रिवीजन के लिए अच्छे कहूं ये जरूर करने हैं और जबानी करने हैं, टाइम रख के। मार्जिनल में कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगी? यूनिट्स, रेट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? इसी के सामने लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक के 4000 यूनिट्स थे, लेकिन अब 980 नहीं लेंगे। 980 क्यों नहीं लेंगे? इसमें फिक्स भी शामिल थी, तो 900 रुपया पर यूनिट लेंगे। 3600 आता है शायद, 3600 आता है बेटा, पता लग रहा है? 900 रुपया क्यों लिया है? फिक्स्ड एफर्ट्स नहीं लेते उसमें। पिछले साल का डाटा है ये 2012 का। अब मैंने 2013 का डाटा लिखना है। ऐड करंट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो उसमें यही वाली छापा लगा ले, वेरिएबल 12,951। बस, फिक्स नहीं लिखते। माइनस क्लोजिंग 3000 यूनिट्स 1039 लिखेंगे, 1039 लिखेंगे। क्यों नहीं? 1039 में फिक्स भी शामिल है। हमें ये लगी 951। फाइफो मेथड से कर रहे हैं, तो 85 2853 एलोपाइन कॉस्ट ऑफ सेल आ गई जी। ये सवाल सारा व्हाइट बोर्ड पे छापने का मकसद है, एक फ्लो पता लग जाए, नहीं तो नॉलेज बिखरा हुआ होता है। अब नॉलेज सिमट रहा है। कितना आंदा सी बेटियों? 12159। आओ भाई इधर कॉपी करो। ऐ तो मुकम्मल हो चली जे मेरा ख्याल है। की आंदा कंट्रीब्यूशन 77।
आखिरी चीज उन्हें वेरिएंस, बस फिर सवाल खत्म। फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस। ओ बस लड़ना नहीं, आराम से। वर्किंग नंबर 4 इधर कर रहा हूं, जगह नहीं है, यहां करने लगा हूं। सब लिखना छोड़ दें, सब बच्चे जिन्होंने सवाल किया भी हुआ है सब लिखना छोड़ दें जी, सब लिखना छोड़ दें, सब लिखना छोड़ दें। फिलहाल कोई बच्चा लिखता ना पाया जाए। मैंने कल कहा था, आखिरी बात है बस ख़त्म करें, फिर क्लास का टाइम भी 2-3 मिनट ऊपर हो गए। हमने कहा था फिक्स्ड एफओएच का जो वेरिएंस होता है उसका, ये रहा, और बेटी इधर देखना है, जो फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब नहीं, फिक्स्ड एफओएच absorbed by using OAR. Fixed FOH absorbed minus fixed FOH actual. मैंने कहा था ये absorb दोबारा नहीं निकालने, ये आपने कॉपी पेस्ट करने हैं फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल। लिख लो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ, फार्मूला लिखो तो ना लिखो फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल, कॉपी करने हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल में कितना निकाले हुए थे ये लिखे हुए, ये वाली रकम शिफ्ट होगी इधर, ये फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब्ड, नाम भी वही है, फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्ब बाय यूजिंग ओएआर, इधर भी वही लिखा हुआ है, नाम भी सेम इसीलिए रखा मैंने। ये नहीं लेना 88 नहीं लेना 12 नहीं लेना, बल्कि ये मल्टीप्लाई करके जो आया हुआ है 1056। उसके बाद यानी 10, पूरे सवाल में एक्चुअल फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई, पूरे सवाल में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट नहीं दी हुई। तो कल मैंने एक एजम्पशन बताई थी, जब क्वेश्चन में एक्चुअल डाटा और बजटेड डाटा सेपरेट दिया ना हो, अगर बजटेड फिगर्स, सुन ले सब, अगर बजटेड फिगर्स और एक्चुअल फिगर्स सेपरेट ना हो, कल थी 201600 एक सवाल में थी बजटेड और एक्चुअल थी 251600, पता नहीं कौन सा सवाल था। तो बेटा अगर आपके पास एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है तो क्वेश्चन में बजटेड ढूंढो। वो बजटेड भी नहीं थी, वो रेट से निकाली थी मैंने, वो 1320। अब 1320 जो बचे यहां लिख के कहेंगे सर ने देखो बजटेड ले ली, बेटा बजटेड नहीं ली, मैंने एक्चुअल लिया है, लेकिन एक्चुअल ना होने की वजह से assumption लेके लिया है कि budgeted fixed cost and actual fixed cost are same due to absence of the data. अगर आपको कह देता 1335 की एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है मिसाल के तौर पे, 1320 की बजटेड थी, 1335 की एक्चुअल थी, यहां कौन सी आनी थी? एक्चुअल वाली। मेरी बात समझ आई है? तो यहां 1320 लेनी है, और वो 1320 कहां से आया? तो उसके ऊपर स्टार बना के वो मैंने जो रेट उल्टा किया था, और एजम्पशन भी स्टेट करेंगे, इट इज एज्यूम दैट budgeted total fixed FOH cost and actual total fixed cost are same. दसना की आंदा वेरिएंस 2 माइनस में, तो बस ठीक है, तो माइनस में लिख दें। ये एजम्पशन नहीं लेंगे तो काम नहीं होना, खपते रहोगे, लबड़ी नहीं फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल नहीं मिली, वो एब्जॉर्ब रेट था 88 रुपए। ये बात लोगों को पल्ले नहीं पड़ी। मैंने क्या किया है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या किया है, जगह कहां है जगह, हाँ मैंने क्या किया है, मैंने जो रेट वाले 88 थे उसको रिवर्स करके मैंने क्या निकाली, बजटेड फिक्स कॉस्ट 1320। इसके बाद मैंने एजम्पशन फिट की, एजम्पशन क्या रखी,
कि अगर डेटा सेपरेट ना दिया हो तो बजटेड फिक्स कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। जब ये जम्पशन फिट की तो मेरे पास 1320 आ गया। अब ये लिख दूंगा यहाँ, डायरेक्ट जम्पशन नहीं आई, डायरेक्ट पहले अमाउंट निकाली है फिर उस अमाउंट से जम्पशन ली है। 1320 की अमाउंट एक्चुअल नहीं थी, वो क्या थी, अजम्पशन के बाद बनी है एक्चुअल। अब आपका वेरिएंस हो गया, बस आप प्लस माइनस करोगे एंड सो ऑन। तो ये कितना आता है बताओ जरा जीपी, 765। ये कितना आता है 51, ऐसे शिफ्ट कर दो 5120। मार्जिनल में हाँ जी ये कितनी आएगी लिखेंगे, एक्चुअल मार्जिनल में ये एक्चुअल आती है, रेट वाली ना लिख देना। 13 एक में पता लगा, यहाँ पे लिखिए, अभी अन्य भी नजर आ रही है। 5176। अब डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये है, ये दिस और दिस 3920 माइनस 3600 तो 320। ये गलत है, कैसे निकाला है डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन और ओपनिंग की कॉस्ट अंडर मार्जिनल, दोनों का डिफरेंस ले लो। क्लोजिंग में भी यही करोगे, ये क्लोजिंग था, ये और ये कॉस्ट ऑफ सेल में से कितना सी 3117 कितना आता है, टैली कर जाएगा। लो जी सवाल हो गया बस, अल्लाह हाफिज।